हेलो डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम टू एसपीएम फोकस यूपीएससी। आज के 2 जुलाई के एपिसोड में हम 3 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। द इंक्लूजन ऑफ द वर्ड्स सोशलिस्ट एंड सेक्युलर इन द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सरोगेट एडवर्टाइजिंग एंड इट्स एथिकल इम्प्लीकेशंस, और फाइनली इंटीग्रेटेड बायोडाइवर्सिटी असेसमेंट टूल अलायंस और उसका रीसेंट डेवलपमेंट। चलिए शुरू करते हैं पहले टॉपिक के साथ। वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ जी ने हाल ही में इमरजेंसी के दौरान प्रीएम्बल में सोशलिस्ट और सेक्युलर शब्द के इंक्लूजन को क्रिटिसाइज किया है। इनके अलावा बीजेपी और आरएसएस ने भी सिमिलर थॉट्स एक्सप्रेस किए हैं। आपको याद दिलाते चले कि ये दोनों शब्द सेक्युलरिज्म एंड सोशलिज्म ओरिजिनल प्रीएम्बल के हिस्सा नहीं थे। ये 1976 में द कॉन्स्टिट्यूशन 42nd अमेंडमेंट एक्ट के जरिए ऐड किए गए थे, जब इमरजेंसी लगी थी और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी थे। इसी अमेंडमेंट ने प्रीएम्बल के एक और फ्रेज को भी बदल डाला था। यूनिटी ऑफ द नेशन को यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन से रिप्लेस किया गया था। इस अमेंडमेंट के पीछे कुछ पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल रीजंस थे। 1960s एंड 70s के दौरान पार्लियामेंट और जुडिशरी के बीच काफ़ी मुठभेड़ थे। जुडिशरी ने पार्ट 3 के अंदर गारंटीड इंडिविजुअल राइट्स पर जोर दिया, जबकि पार्लियामेंट ने पार्ट 4 के डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के जरिए कलेक्टिव सोशो इकोनॉमिक राइट्स को प्रमोट करना चाहा। इंदिरा गांधी के पॉलिटिकल एजेंडा भी सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स से अलाइन करती थी, जैसे कि बैंक्स की नेशनलाइजेशन, प्रिवी पर्स का एबॉलिशन और गरीबी हटाओ का स्लोगन। उनके मुख्य विरोधी द जनसंघ जो हिंदुत्व आइडियोलॉजी को प्रमोट करते थे, इसी वजह से सेक्युलरिज्म को प्रीएम्बल में इंक्लूड किया गया ताकि जनसंघ को काउंटर किया जाए। अब सवाल उठता है कि अगर फाउंडिंग फादर्स इंडिया को सेक्युलर और सोशलिस्ट सोसाइटी बनाना चाहते थे तो ये शब्द ओरिजिनल प्रीएम्बल में क्यों नहीं थे? सबसे पहला रीज़न ये था कि इंडियन सोशलिज्म उस वक्त के यूएसएसआर या चाइना के सोशलिज्म से अलग था। इंडियन मॉडल में पूरे प्रोडक्शन का नेशनलाइजेशन नहीं सोचा गया था। इंडिया ने एक मिक्स्ड इकोनॉमिक मॉडल अडॉप्ट किया था, जिसमें पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर्स दोनों का रोल था। साथ ही कोल्ड वॉर के समय जब दुनिया सोशलिस्ट और लिबरल आइडियोलॉजीज में डिवाइडेड थी, इंडिया ने अपना एक इंडिपेंडेंट स्टैंस रखा था। एक सोशलिस्ट पॉलिटी तो ज़रूर थी, लेकिन एक्सप्लिसिटली सोशलिस्ट शब्द यूज़ नहीं किया गया ताकि कोल्ड वॉर के आइडियोलॉजिकल ब्लॉक में डायरेक्टली इंडिया को अलाइन ना किया जाए। इसी तरह सेक्युलरिज्म भी कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स 25 से 28 तक ऑलरेडी प्रोटेक्टेड थे, मगर सेक्युलरिज्म का शब्द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, क्योंकि इंडियन सेक्युलरिज्म का कंसेप्ट वेस्टर्न सेक्युलरिज्म से अलग था। वेस्टर्न कंसेप्ट में स्टेट और रिलीजन का म्यूचुअल एक्सक्लूजन होता है, एक दूसरे के मामले में इंटरफेरेंस नहीं की जाती। लेकिन इंडिया ने एक अपना यूनिक मॉडल अपनाया, यानी सुई जेनेरिस कंसेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म अडॉप्ट किया, जहां स्टेट सभी धर्मों का समान रेस्पेक्ट करता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मैटर पर अपनी ओपिनियन दी है। केशवानंद भारती केस 1973 के लैंडमार्क जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेक्युलरिज्म बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। सिंस वी आर डिस्कसिंग अबाउट सेक्युलरिज्म, थोड़ा प्रीएम्बल पर भी बात कर लेते हैं, स्पेशली रिगार्डिंग प्रीएम्बल के कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस की। क्या प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है? 1960 के बेरूबारी यूनियन केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, लेकिन इसका यूज़ कॉन्स्टिट्यूशन के इंटरप्रिटेशन में किया जा सकता है। लेकिन 1973 के केशवानंद भारती केस में कोर्ट ने अपना स्टैंड बदला और कहा कि प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है और इसका रोल लीगल इंटरप्रिटेशन में इम्पॉर्टेंट है। 1995 के LIC ऑफ इंडिया केस में भी कोर्ट ने यही स्टैंड रीअफर्म किया, लेकिन यह भी क्लैरिफाई किया कि प्रीएम्बल को डायरेक्टली एनफोर्स नहीं किया जा सकता किसी भी कोर्ट ने। इसी टॉपिक पर एक प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया गया है, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। अब चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, सरोगेट एडवर्टाइजिंग। सरोगेट एडवर्टाइजिंग का मतलब होता है जब किसी ऐसे प्रोडक्ट का प्रमोशन किया जाता है जिसे डायरेक्टली एडवर्टाइज करना लीगली या सोशली अलाउड नहीं है। इसके लिए ब्रांड्स किसी सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट का यूज़ करते हैं, जैसे लिकर ब्रांड्स अपने आप को सोडा या म्यूजिक सीडीज के जरिए प्रमोट करते हैं और पान मसाला कंपनीज अपने प्रोडक्ट को इलायची के रूप में दिखाते हैं। ये एक तरीका होता है सटल और लीगल तरीके से मैसेज भेजने का। एथिक्स पेपर में सरोगेट एडवर्टाइजिंग को एक ऐसे एग्जाम्पल के रूप में यूज़ किया जा सकता है जहां एक काम लीगल तो है लेकिन एथिकल नहीं माना जा सकता।
हाल ही में एक स्टडी में पाया गया है कि क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 के दौरान OTT प्लेटफॉर्म्स पर दिखाए गए 81% एडवर्टाइजमेंट्स अनहेल्दी प्रोडक्ट्स जैसे अल्कोहल और टोबैको के थे, जो सरोगेट एडवर्टाइजिंग के जरिए प्रमोट किए गए थे। अब चलते हैं आज के तीसरे और फाइनल टॉपिक की तरफ, इंटीग्रेटेड बायोडाइवर्सिटी असेसमेंट टूल अलायंस यानी IBAT। IBAT अलायंस की स्थापना 2008 में हुई थी। ये दुनिया के 4 बड़े प्रभावशाली कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशंस का कोलैबोरेशन है, जैसे कि बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, कंजर्वेशन इंटरनेशनल, IUCN या इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर और UNEP का वर्ल्ड कंजर्वेशन मॉनिटरिंग सेंटर। IBAT का हेडक्वार्टर्स कैम्ब्रिज UK में है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है पॉलिसी मेकर्स को ऐसी डेटा और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना जो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए रेलिवेंट हो, चाहे वो नेशनल हो या इंटरनेशनल लेवल पर। रिसेंट डेवलपमेंट ये है कि IBAT अलायंस ने अनाउंस किया है कि 2024 में उन्होंने बायोडाइवर्सिटी डेटा के इन्वेस्टमेंट में रिकॉर्ड $2.5 मिलियन का कंट्रीब्यूशन किया है। इसी टॉपिक पर एक प्रिंस डिस्कशन दिया गया है, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। जाने से पहले आपकी स्क्रीन पर आज के टॉपिक से रिलेटेड कीवर्ड्स दिए गए हैं, इन्हें आप अपने मेंस आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हैं। और इसी के साथ आज का एपिसोड यही समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे नए टॉपिक्स के साथ। दिस इज फोकस UPSC साइनिंग ऑफ। जय हिंद।